प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं, क्या हालचाल? सो ऑल ऑफ यू आर वार्मली वेलकम टू द एनलाइटन क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट आवर मोस्ट अवेटेड बैच, दैट वाज जुनून बैच। सो चलिए हम और आप मिलके शुरुआत करते हैं अपने जुनून बैच की। ये आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला लेक्चर। मैं आपके सामने लेके आया हूं अपना पहला लेक्चर 1। वेलकम टू द एनलाइटन क्लासेस विथ जुनून बैच फॉर नीट 2021। सो आर यू गाइज रेडी? पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल तैयार हैं हमारे साथ। सबसे पहले लेक्चर में हम आपका पहला चैप्टर लेके आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। मैंने पिछले लेक्चर में ही आपसे बोला था, क्या बोला था कि हम लोग मतलब जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने दिया था आपके सामने तभी बोला था पहले हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, फिर पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फाइनली हम लोग शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्लियर है? ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। क्यों फिजिकल पहले, क्यों ऑर्गेनिक बाद में, क्यों एक प्रॉपर सीक्वेंस, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस आपस में कर चुके हैं। इसके बावजूद अगर आपको कुछ लगता है कि सर कुछ वैल्यूएबल सजेशंस हो सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। जो भी आपको लगता है आप सजेस्ट कर सकते हो, दैट विल बी टोटली इंटरटेन्ड। ओके, शुरुआत करते हैं अपनी बात कि साहब मोल कॉन्सेप्ट में जो बातें हैं चैप्टर के अंदर, सिलेबस के अंदर, वो मैंने पहले लिख रखा है। फिर हमें पढ़ना क्या है नीट के लिए वो बात करेंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक नीट का है, मतलब अपने इस चैप्टर को बिलोंग करता है। इस चैप्टर में ये सारी बातें आती हैं। हमने स्टार मार्क भी लगा रखा है कुछ जगहों पे, जिसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ये अपने सिलेबस की चीज नहीं है, इस पे क्वेश्चंस नहीं आए नीट में। हम उस पे इंफेसाइज ज्यादा करेंगे जहां से नीट में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? उस पे इंफेसाइज करेंगे। देखिए आज मैं ये सारी बातें आपके सामने लिखा मैंने, सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के। अब मैं आपको पहले लेक्चर में आपको साफ साफ समझा दूं कि हमारे पढ़ने का मोटिव नीट क्वालिफाई करना है। अब उसके रास्ते में दो बातें आती हैं। क्या? किसी भी चैप्टर के वो टॉपिक्स जिससे डायरेक्टली नीट में सवाल आते हैं, पहला पॉइंट। दूसरे वो टॉपिक जिसका अगले चैप्टर में इस्तेमाल है, वो लिंक किया जाएगा अगले चैप्टर में। लाइक कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत सारी जगह इस्तेमाल होगा। भले ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे मान लो नीट में सवाल नहीं आए, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल करके तो सवाल बहुत सारी जगह आ रहा है। तो अपना दो मकसद होगा, एक इंडिपेंडेंट वो टॉपिक जहां से डायरेक्टली सवाल नीट में आ रहा है, लाइक एवरेज एटॉमिक मास, इस्तेमाल बहुत कम ही जगह होना है उसका, बट एवरेज एटॉमिक मास से सवाल आता है। लाइक इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं होता इस्तेमाल कहीं भी जनरली, तब क्या बोलेंगे, बट वहां से सवाल आता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे भी टॉपिक है जो इंडिपेंडेंट है, वहां से डायरेक्ट सवाल है, और ऐसे भी टॉपिक हैं जहां से सवाल नहीं आते बट उसका इस्तेमाल है कहां, अगले चैप्टर्स में। तो हम लोग दोनों तरीके से उन टॉपिक्स को फोकस देंगे। क्लियर? जहां से निग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है क्या सवाल पूछे जाने की, या नहीं आता, या सिलेबस में नहीं है, उसको हम लोग बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे, बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 4 months ओनली। सिर्फ 120 दिन का अपने पास वक्त है, इसलिए फिजूल के टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? जहां से सवाल नहीं आ रहे उसको हम साफ साफ खत्म कर देंगे। साहब नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ रहे, उसमें अपना वक्त जाया बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर? ये सब बातें साफ साफ सुनना है। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में सबसे एलिमेंट्री बात मैंने शुरू की, क्या? कैलकुलेशन ऑफ मोल। यहां से शुरुआत कर रहे हैं। अब ध्यान से, इससे पहले की जितनी बातें हैं मैं मान के कम से कम इतना तो चलूं कि आपको एटॉमिक नंबर आता होगा, आपको एटॉमिक मास आता होगा, आपको मॉलिक्यूलर मास आता होगा, आपको मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन आता होगा। क्लियर? एलिमेंट क्या होता है यह आता होगा, कंपाउंड क्या होता है यह आता होगा, मिक्सचर क्या होता है यह आता होगा। ये सारी बातें आपको आती होंगी कम से कम इतनी बात। अगर नहीं आती बेटा तो उसके लिए अपना लेक्चर पढ़ा हुआ ऑलरेडी यूट्यूब पे, क्या मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत में, वो सब कुछ भी मैंने वहां पढ़ा रखा है, तो तुम वहां भी जाकर के देख सकते हो वो सारी चीजें। क्लियर? तो हम बिल्कुल फॉर्मली यहां से शुरू कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं यार कि अब तुम नीट का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, रिवीजन बैच ज्वाइन कर रहे हो, तो इतना एटलीस्ट आपको आता होगा। क्लियर? क्या कि मॉलिक्यूलर मास निकालना अगर आ गया तो हम शुरुआत करने वाले हैं मोल से। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, अपना पहला टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल निकालने के लिए 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या? मास के टर्म्स में मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम के टर्म्स में वॉल्यूम बाय 22.4
लीटर मतलब स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तीसरा फॉर्मूला नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। तीन तरीके से 11th क्लास में ही या इनफैक्ट 9th क्लास में ही आप लोग ये सब पढ़ चुके होते हो। क्लियर। ये तीन फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ेंगे। क्लियर, किस पे? मोल निकालने के लिए। बिल्कुल यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर, ठीक। उसके बाद शुरू करेंगे इस मोल का इस्तेमाल। कहां इस्तेमाल? रिएक्शंस के अंदर, जिसको नाम देते हैं एक नया टॉपिक, दैट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ, बोलो, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना, ड्यूरिंग एनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो वहां इस्तेमाल करेंगे मोल का, दैट विल बी स्टोइचियोमेट्री, अपना सेकंड टॉपिक। इसी स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड एक चीज आएगी, रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट जब होगा तो एक हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा हो जाएगा एक्सेसिव रिएजेंट। तब यह है अपना तीसरा टॉपिक, लिमिटिंग और एक्सेसिव रिएजेंट। चौथा टॉपिक इसी से रिलेटेड होता है सीक्वेंशियल रिएक्शन। ए से बी बन गया, बी से सी बन गया, सी से डी बन गया, ऐसा रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल रिएक्शन। बट इस पे सवाल नहीं आता, नो डाउट इसमें है, पढ़ सकते हैं हम लोग, बट इसमें सवाल नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर, ध्यान से सुने। ओके, अगला एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या? बनना था क्या 100 ग्राम बन गया 80 ग्राम, बोलेगा परसेंटेज यील्ड बताओ, परसेंटेज यील्ड बताओ। इस पे नीट में सवाल पूछा गया है, हाल ही में पूछा गया है कि नहीं, कि परसेंटेज यील्ड बताइए क्या है इसका, परसेंटेज प्योरिटी बताइए सैंपल का क्या है, तो इस पे सवाल आया है, इसलिए ये होगा अपना चौथा टॉपिक। क्लियर, पीओएसी आईटी के सिलेबस में है, नीट में नहीं है, इस पे सवाल नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको तो डिस्कार्ड कर ही दिए, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे बेटा। किसको? पीओएसी को। अगला सुन, अगला है क्या? ये हुए 4, ये 5वां, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है कि नहीं? ये सारे लॉज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। छठा टॉपिक है आपका एवरेज एटॉमिक मास। इस पे भी कई बार सवाल आ चुके हैं नीट में। क्लियर, एवरेज एटॉमिक मास। अगला टॉपिक फिर आया ईडियोमेट्री। नो डाउट इसमें आईआईटी में सवाल पूछे जाते हैं, नीट में सवाल नहीं पूछा जाता, इसलिए हम लोग बेटा इसको भी कर देंगे क्या? डिस्कार्ड। क्लियर, इतने दूर में अपना आया 6 टॉपिक जो आपको पढ़ना है। क्लियर, अगला क्या बोल रहे? कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का कितना परसेंट में मास है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसी पे डिपेंड करता है, ये देगा और ये निकलवाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला पे सवाल पूछा है, नो डाउट परसेंटेज कंपोजिशन पे नहीं पूछा, बट ये यहां से हम लोग इसको सीखते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। क्लियर, तो ये टॉपिक नंबर 6, ये टॉपिक नंबर 7 बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक, अगला क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला, दैट विल बी टॉपिक नंबर 8। ये पढ़ेंगे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इंपेरिकल से क्या रिलेशन है, इंपेरिकल से मॉलिक्यूलर कैसे निकालेंगे, ये सारी कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे। क्लियर, ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे? अब यहां के बाद असल कहानी शुरू होती है इक्विवेलेंट मास की। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर इक्विवेलेंट मास। क्यों सर, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या इससे सवाल आते? नहीं, बिल्कुल नहीं आते, बट ये टॉपिक वो टॉपिक है जो कई चैप्टर्स को कनेक्ट कर देता है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, मिली इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाओगे, आपका पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम कूड़ा हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे आप आयनिक इक्विलिब्रियम में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप परेशान हो जाओगे, समझ रहे हैं? रिडॉक्स रिएक्शन में आप परेशान हो जाओगे। तो ये वो टॉपिक है जिसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो लिंक होता है आगे चल करके। क्लियर, और हम जब इक्विवेलेंट मास पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा इसको बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और बताएंगे एक्चुअली आपको कि इक्विवेलेंट मास का रियल कॉन्सेप्ट क्या है। आप तो क्या पढ़ते होगे, मुझे जो उम्मीद है, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास बटा एन फैक्टर, बस ये पढ़ के सर छुट्टी। हम बताएंगे ये एन फैक्टर आता कहां से है, घबराना नहीं है, सब सीखेंगे। क्लियर, क्रैश कोर्स का बिल्कुल भी मतलब उड़ाने वाला कोर्स नहीं है। मेरे क्रैश कोर्स का बिल्कुल भी मतलब उड़ाने वाला नहीं है, टॉपिक लिखे उड़ा दिए, पढ़े होगे, ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन प्रॉपर डिटेल। हम ये नहीं बोल रहे पूरा ही डिटेल, पता चला कि कोर्स ही कर दिए, एक ही चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते 2 महीना बीत गया, ऐसा नहीं होने वाला। बट हर चीज का एक प्रॉपर हक अदा किया जाएगा।
क्लियर है? ऐसा नहीं कि आप आए और आपको कुछ कुछ सीखने को नहीं मिला। इसलिए उन बच्चों के लिए अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्या, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी आ जाओ, आपका इस चैनल पे स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है ना। और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, इस बात की फुल गारंटी है, बशर्ते कि आप मेहनत करो, हमसे कनेक्ट रहो, डाउट्स आए पूछो, प्रॉब्लम आए शेयर करो, लगे रहो, कॉपी और पेन का इस्तेमाल करो। खाली फिल्म की तरह वीडियो नहीं देखना है कि वीडियो देख लिया मास्टर कैसे बके चला जा रहा, कुछ नहीं सीखेगा तो उससे। पेन उठाओ, पेपर उठाओ, कैमरा रखो सामने, वीडियो मोबाइल रखो सामने और पढ़ो, जो लिखा है वो लिखो, जो समझाएं वो समझो, जो नोट करो, फिर जब तुम डाउट पूछ पाओगे, नो डाउट अभी भी आप सीख सकते हो। क्लियर? तो ये भूल के भी नहीं सोचना है कि ये जो हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि साहब 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में फटाफट सब खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा मानना है 90% सिलेबस समझ करके पढ़ना इज मच बेटर देन 100% सिलेबस बगैर समझे वो उड़ा देना। इसलिए घबराने की बात नहीं है, सब कुछ समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला तो क्या बोला हमने, अपना 9th टॉपिक है, दैट इज इक्विवेलेंट मास। 10वां टॉपिक इसी के ऊपर, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। जैसे तुमने स्टोइशियोमेट्री पढ़ा मोल से रिलेटेड, वैसे ही इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड दैट विल बी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, दैट इज योर 10th टॉपिक। क्लियर? और यहीं आएगा मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है ये लॉ? ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, क्या इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज सेम। जितना रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट है उतना ही प्रोडक्ट का भी इक्विवेलेंट होगा। इसलिए हमें यहां बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती। बैलेंसिंग में हम परेशान हो जाते हैं, बैलेंसिंग से मुक्ति, छुट्टी, सीधा इक्विवेलेंट बराबर कर दो, खेल खत्म। और ये देखना जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएंगे तब कितना मजा आएगा। 1 इक्विवेलेंट बराबर 1 फैराडे, खेल खत्म, 60 फैराडे सेकंड लॉ, चुटकी में तुम सॉल्व कर दोगे। ठीक, अगला 11वां टॉपिक है, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों सर? हर जगह इस्तेमाल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। पूरे कहां बोलो, इक्विलिब्रियम में तो इस्तेमाल हो गई, काइनेटिक्स में तो इस्तेमाल हो गई, कॉन्सेंट्रेशन में तो इस्तेमाल हो गई, है कि नहीं? उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो भी इस्तेमाल होगा, समझ रहे? तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसको समझना है हम लोगों को। ये अपना 11वां टॉपिक। 12वां कि अगर सॉल्यूशन दिया है उसमें पानी मिला दिया, उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेंट मिला दिया, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूट करने की विधि क्या है, डाइल्यूट करने का तरीका क्या है, डाइल्यूट हम कैसे करेंगे, ये सीखेंगे हम लोग। कहां बोलो, कहां सीखेंगे? डाइल्यूशन में। डाइल्यूशन से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आ जाएगा, वी विल लर्न अबाउट दैट। कहां? डाइल्यूशन में इसका भी इस्तेमाल है कि नहीं, अगले चैप्टर्स में। नेक्स्ट आपका क्या है? लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग। 2 सॉल्यूशन मिला देंगे, तीसरे सॉल्यूशन में सब्सटेंस कितना होगा, है कि नहीं? सब्सटेंस का अलग सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा। मिक्सिंग रिएक्टिंग सब्सटेंस का कर रहे हैं या नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे एसिड बेस को मिला देंगे, एसिड को मिला देंगे, बेस को मिला देंगे, कहां? आयनिक इक्विलिब्रियम में। और बोलेगा फाइनल सॉल्यूशन का पीएच निकालो। वो सारी बातें यहीं हम लोग सीख लेंगे। थोड़ा बहुत ज्ञान पीएच का भी ले ही लेंगे इसके साथ। क्यों? इसके जस्ट बाद ही तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। कोई भूल के भी इस चैप्टर को हल्के में ना ले, अरे सर मौली तो पढ़ा रहे हो, सब पढ़ा हुआ है, नो डाउट पढ़ा हुआ, तुम फिर भी शराफत से पढ़ो जितना हम पढ़ा रहे हो सकता है 2-4 बात तो नहीं सीख जाओगे। अरे एक बात भी नहीं सीख गए तो सीखने को तो मिली, है कि नहीं? हम जब लिंक करेंगे कि हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था तो वाकई तुमने पढ़ा है, तुम बोलोगे हाँ ये तो पढ़ाया था सर ने, वही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मान लो तुमसे छूट गया तो तुम क्या बोलोगे, अरे सर हमने तो उसको हल्के में छोड़ दिया और अब समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर? इसलिए मैंने पहले दिन बोला, वही लोग यहां आए जिनके अंदर वाकई जुनून है, जिनके अंदर वाकई जज्बा है। अगर हम 2-2 बजे रात में जग करके वीडियो बना सकते हैं तो नो डाउट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा बच्चा 4 बजे भोर तक बैठ करके पढ़े। क्लियर है? बिकॉज मेरी कुर्बानी और तुम्हारी कुर्बानी जब मिलेगी तभी रिजल्ट निकलेगा। सो करके रिजल्ट कोई नहीं दे पाया आज तक, अन्य कोई दे पाएगा। हर रिजल्ट देने वाला मेहनत करता है, सो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। मेरा चैनल हिट होगा, क्लियर है? कब होगा? जब हम मेहनत करेंगे। हम एक वीडियो ही नहीं डालें, क्या मेरा चैनल हिट हो जाएगा? क्या मेरे इतने सारे फॉलोअर बन जाएंगे? कभी नहीं होने वाला। सिमिलरली अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप एफर्ट नहीं झोंकोगे, तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो बिल्कुल समझना है कि हमें मेहनत करना है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके मेहनत करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग टारगेट को अचीव कर लेंगे।
शुरुआत में मैंने सब कुछ स्ट्रेटेजिक सोचा हुआ है। शुरुआत के 15 दिन 25 मार्च से 10 अप्रैल तक बिल्कुल सुकून से अपना सिलेबस चलेगा, ताकि तुम फ्रेम में आ जाओ, ताकि आप फ्रेम में आ जाएं। टीचर से आपका इंटरेक्शन इतना बढ़िया हो जाए कि आप फैमिलियर हो जाओ। 24 घंटे में जब मन चाहे डाउट पूछ लो, कंफर्टेबल जोन में आ जाओ। उसके बाद तो हम स्पीड बढ़ा ही देंगे। स्पीड बढ़ाना इज नॉट ए बिग डील। सर आप इतनी सारी बातें किए जा रहे, कोर्स कैसे खत्म होगा? तो उसके लिए टेंशन मत ले, चिंता मत कर, बस पढ़ता चला जा, सब कोर्स खत्म होगा। घबराने की बात नहीं करना है। क्लियर है? इसलिए भरोसा रखो अपने आप में, कॉन्फिडेंस रखो कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अपना सब कुछ कंप्लीट होगा। क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं, ये 13th में क्या आपका लॉ ऑफ इंटर मिक्सिंग। अगला टॉपिक आया मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। इस पे अपना सवाल नहीं आता बेटा तो बिल्कुल पढ़ना भी नहीं है। क्यों सवाल ही नहीं आता? सर इसका इस्तेमाल कहीं नहीं इस्तेमाल। तो मैंने उन सारे टॉपिक्स को काट दिया जिस पे सवाल नहीं आता। नीट में मैं नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा आईआईटी में नहीं आता, नीट में नहीं आ रहा, हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो मैंने उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, उन सारी बातों को हमने काट दिया। हमने सिर्फ सिलेबस में उन्हीं चीजों को चुना है जिस पे सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? तो यह है अपना टॉपिक, जो हमें कवर करना है इस चैप्टर से रिलेटेड। हो सकता है ये चैप्टर में ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते जो मैंने इसका जो मैंने सोचा हुआ है कि साहब इसको कितने दिन में खत्म करना है, तो मैंने मैक्सिमम सोचा था कि साहब मोल और स्टोइकियोमेट्री मिला करके एक टॉपिक एक दिन में। दूसरा मैंने सोचा था कि साहब कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक टॉपिक लेगा तो उसमें एक पूरा का पूरा दिन निकलेगा। और तीसरा सोचा था इक्विवेलेंट मास, वो एक अलग ही टाइम लेगा, तो उसमें भी कम से कम इक्विवेलेंट मास और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पूरा डिटेल में समझा करके 2 दिन तो 4 दिन तो ये लेगा ही। उसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्या छोटे छोटे टॉपिक हैं, लाइक एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, एवरेज एटॉमिक मास है, इंपेरिकल फॉर्मूला, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। छोटा टॉपिक 2-4 बातें करेंगे खत्म हो जाएगा टॉपिक, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा डिटेल की बात ही नहीं, सीधा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। डिटेल कहां पढ़ना है? जिसमें मुश्किल है, जहां जरूरत है डिटेल पढ़ने की, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जहां जरूरत है शॉर्ट में निपटा देने की, शॉर्ट में निपटा देंगे। वाई शॉर्ट में निपटा रहे? बिकॉज जब तुम्हें एक सवाल में ही बात समझ में आ गई तो हम 25 काय को करें? जहां तुम्हें 4 सवाल लगेगा समझने के लिए, तो वहां एक में छोड़ करके नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, प्रॉपर समझाएंगे। क्लियर? सो ये था आपका क्या सिलेबस। अब हम लोग करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू। मैं पॉज लेता हूं और फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हाँ जी सर, तो सबसे पहला अपना टॉपिक दैट इज मोल। कोई आपसे पूछे व्हाट इज मोल, सबसे पहली बात मोल क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? सर मोल इज वन ऑफ द 7 बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तुम फिजिक्स में पढ़ते हो यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें 7 बेसिक यूनिट पढ़ते हो। उसके बाद उन बेसिक यूनिट से डेराइव्ड यूनिट बनाते हो, जैसे किलोग्राम, लीटर, सेकेंड, मीटर, ये सब क्या बेटा? एसआई यूनिट है, बेसिक यूनिट। उसी में से एक यूनिट मोल भी है, उसी में एक यूनिट क्या है? मोल भी है। क्लियर? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट आया, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए मीटर आया, मास के लिए किलोग्राम आया, टाइम के लिए सेकेंड आया, यस और नो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला बोलते हो, वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल आया जनरली। क्लियर? स्पेसिफिकली कौन सा अमाउंट? केमिकल सब्सटेंस का। सर केमिकल सब्सटेंस को मोल में ही क्यों एक्सप्रेस करते हैं? तो मैं एक सवाल तुमसे बोलता हूं, स्टार के बीच के डिस्टेंस को लाइट ईयर में ही क्यों एक्सप्रेस करते हो? क्यों नहीं किलोमीटर में बात कर लेते हो? हम कहें नैनोमीटर में क्यों नहीं बात करते हो? माइक्रो या मिलीमीटर में क्यों नहीं बात करते हो? तो सर हमें इतना ज्यादा माइक्रो मिली हो जाएगा ना कि हम उसको लिख भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, क्या इतना लाइट ईयर, खेल खत्म। पता चला जब उसको निकलने जाएंगे किसमें? मिलीमीटर में, तो आएगा इतने करोड़ का, अरब का, खरब का, फलाना का, ढिमाका, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोले। इसलिए जैसी क्वांटिटी वैसा यूनिट, जैसी क्वांटिटी वैसा यूनिट। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो केमिकल सब्सटेंस में हम 1 ग्राम चीज लेते हैं और वहां खरबों खरब पार्टिकल बन जाता है। क्लियर? तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल किया? एक छोटा सा वर्ड लेके आए, मोल। एक मोल बोल दिए, खेल खत्म। पता चला, अभी मैं बताऊंगा ना तेरे को, बिल्कुल डिटेल समझाऊंगा, क्या एकदम मजा लाऊंगा कि मोल वो खतरनाक बात है जिसको हम अगर लिखना चाहें,
है ना, या बोलना चाहें बोल भी नहीं पाएंगे, गिनना चाहें गिन भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? तो समझ कैसे लेंगे सर? समझेंगे समझेंगे, घबरा मत। ठीक, मोल क्या है सर? पहली बात, मोल क्या है सर? इट इज वन ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई कि साहब मेजरमेंट के लिए यूनिट आई, क्या मेजर करने के लिए? अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूनिट आया मोल। अच्छा जी, अब बात हुई अमाउंट की। अमाउंट का मतलब क्या होता है मुझे बता दो पहले तुम। कोई तुमसे पूछे अमाउंट क्या है कि नहीं? क्या अमाउंट है? अमाउंट का मतलब क्या? मिकदार, कितना, जनरल बात में कितना, इसको बोलते हैं अमाउंट, है कि नहीं? कोई भी चीज कितना है उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। जैसे कोई फ्लूइड है, लिक्विड है, तब तुम क्या बोलोगे? कितना लीटर। ये जो कितना लीटर आया दैट इज कॉल्ड अमाउंट। 5 लीटर, ये जो 5 है दैट इज कॉल्ड अमाउंट। क्लियर? 100 किलोमीटर, ये जो 100 आया यही तो अमाउंट है। क्लियर? डिस्टेंस का अमाउंट। 1000 रुपया, तो ये जो आया 1000 दैट इज योर अमाउंट। क्लियर? जैसा सब्सटेंस वैसा अमाउंट। यस और नो? क्लियर? तो सर इस अमाउंट को हम किस किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो बोलेंगे सर मास के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता। बोलो यस और नो? बिल्कुल। इसी को हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बोलेंगे यस सर। इसी को नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। बोलेंगे यस सर। इन तीन टर्म्स में किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें खास बात, ये वॉल्यूम सिर्फ हम लोग गैस के लिए लेते हैं, बाकी मास और नंबर किसी भी सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब बोलेंगे केमिकल सब्सटेंसेस में मास किसका? तो तुम क्या बोलोगे? एलिमेंट का, कंपाउंड का, एटम का, मॉलिक्यूल का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, एक्सेट्रा, इन सब का मास। अच्छा सर, वॉल्यूम सिर्फ गैस का। नंबर कोई भी सब्सटेंस हो, किसी भी सब्सटेंस के नंबर की बात कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हुआ अमाउंट। सर मास के टर्म में मोल कैसे इंफॉर्मेशन देता है? तो पहले हम लिख लें चीजों को, तो याद रखिएगा 1 मोल अगर एटम है तो उसका मास एटॉमिक मास के बराबर है। एटॉमिक मास के बराबर है। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो उसका मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। समझ मारी बात? 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के मास को मोलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास इज कॉल्ड मोलर मास। इफ दैट सब्सटेंस इज एटम देन इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, एंड इफ दैट सब्सटेंस इज मॉलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टैंड? समझ मारी बात? क्लियर? तो मास के टर्म्स में 1 मोल बराबर क्या होता है? एटॉमिक मास। जैसे तुमसे बोले 1 मोल ऑक्सीजन एटम, बोलेंगे 16 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बोलेंगे 32 ग्राम। समझ में आई बात मास की? ओके सर। अब अगली बात कर दो, क्या मास के बाद क्या? वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तब क्या बोला जा रहा है? 1 मोल गैस का वॉल्यूम एक फिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड 22.4 लीटर। ये सर कहां से आया? 22.4 लीटर ही क्यों? तब बोलेंगे 1 मोल ऑफ एनी गैस, कब? एट एनटीपी, उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। क्या है एनटीपी? पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात कर लेंगे सर एनटीपी क्या है ना। पहले मान लो क्या 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। कैसे? हम प्रूफ भी कर देंगे, घबराओ मत। अगला बोला नंबर। अगला क्या बोला? नंबर। नंबर के टर्म्स में क्या इंफॉर्मेशन है बेटा? नंबर के टर्म्स में ये इंफॉर्मेशन है किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल बराबर उस सब्सटेंस का एवोगाड्रो नंबर। क्या? पहले बात लिखो, एवोगाड्रो नंबर। ये एक साइंटिस्ट है एवोगाड्रो साहब, उनके रिस्पेक्ट में एक नंबर दिया गया दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम लोग शॉर्ट में Na से एक्सप्रेस करते हैं। और वैल्यू लिखें तब लिखते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैं इसी के बारे में कह रहा था कि अगर हम तुम्हें कहें काउंट करो तो शायद तुम काउंट कर भी ना पाओ। लिख के जैसे लिखते हैं ना मैं ये, तो तुम बोलोगे ना सर ये 1000 लिखा हुआ है,
और हम 1000 चीज़ दे दें तो बोलोगे तुम ठीक है सर 1000 को हम गिन भी लेंगे। मैं कह रहा हूँ तुम बोर्ड पे भी काउंट नहीं कर पाओगे, और हाथ में अगर इतना पकड़ा दें तो तुम तो छोड़ो, तुम्हारी अगली 10 नस्ल नहीं गिन पाएगी इस चीज़ को। समझ रहे? थोड़ा सा इसी में इंटरेस्ट पहले क्रिएट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। लेट अस सी। सर ये कौन सा चैलेंज दे दिए? लेट अस सी। आएंगे, पहले इतना बात समझ में आया, मास वॉल्यूम नंबर समझ में आया, अब आएंगे फॉर्मूला भी लिखेंगे। पहले इसको ज़रा डिस्कस कर लो। देखो सर ये कैसा चैलेंजिंग नंबर है, सोच के देखो। देखो सर 1 मोल बराबर क्या बोला? एवोगाद्रो नंबर। क्या बोला? एवोगाद्रो नंबर। 1 मोल बराबर कितना? एवोगाद्रो नंबर। क्या है एवोगाद्रो नंबर? दैट इज 6.022 into 10 की पावर 23। यस और नो? ओके सर, लेट मी राइट दैट। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता 6022 है ना गुना 10 की पावर 20, 3 डिजिट उड़ा दिए, लिख दें? ओके लिखो जरा। लिख दिए 6022 हो गया। अब 20 जीरो बैठा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बेटा। हमने बोला गिनो, अब गिन इसको। यही था चैलेंज। क्या क्या गिन पाओगे? लेट अस ट्राई। तू लोग तो अंग्रेजी वाला जनरेशन, हम लोग हिंदी वाले जनरेशन के हैं। सोचते हैं ज़रा, देखते हैं गिनने की कोशिश। हम लोग ऐसे गिनते हैं जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। यही हो गया खरब। हाँ जी, यही हो गया खरब, यही हो गया खरब। खरब के ऊपर कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो? खरब के ऊपर कुछ नहीं। अब खरब के ऊपर आएगा क्या? फिर वापस गिनती। क्या? अब सुनो, खरब के बाद 10 खरब है ना, 100 खरब, 1000 खरब, 10,000 खरब, 1 लाख खरब, 10 लाख खरब, 1 करोड़ खरब, 10 करोड़ खरब, 1 अरब खरब, 10 अरब खरब, 100 अरब खरब, 1000 अरब खरब। समझ रहे हो? 1000 अरब का खरब। यस सर, हाँ सर, बिलियन मिलियन सब कुछ बोलते हैं, मुझे पता है। क्लियर है ना? तो बिलियन का बिलियन का बिलियन ऐसा कुछ हो जाएगा। सोच रहे हो कितना बड़ा नंबर है? सोच रहे हो कितना बड़ा नंबर है? क्लियर है? सोच रहे हो कितना बड़ा नंबर है? ठीक, इसको गिन ना पाए। अब अगर हम कहें कि अगर इसके वाकई गिनने की बात कर दें, है ना, तो ज़रा हम सोचो। मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ एक बार में तुम कितना नोट गिन लेते हो 1 सेकंड में? 1 सेकंड में कितना नोट गिन लेते हो? अगर मैंने तुमसे कहा 1 सेकंड में, मान लो तुम बहुत फास्ट हो तो तुम 5 नोट गिन लिए ना, बहुत फास्ट हो गए तो 1 2 3 4 5 खट से गिन लिए। हम तुम्हें क्या कह रहे हैं? हम तुम्हें कह रहे हैं तुम कंप्यूटर की स्पीड से नोट गिनते हो। अच्छा, कैसे गिनते हो? हम कह रहे हैं तुम 1 सेकंड में 6022 नोट गिन लेते हो सर। चलो छोड़ो, हम इसको लॉजिकल बनाते हैं थोड़ा। हम कह रहे हैं कि 6000 गिनने के लिए, चलो 1 ही सेकंड दिया तुम्हें, 1 सेकंड में तुम इतना गिन लिए। इतना फास्ट हो तुम, इतना फास्ट गिनते हो कि 1 सेकंड में तुम इतना गिन लिए। हमने तुम्हें बोला इतना गिनने के लिए कितना सेकंड चाहिए, इतना गिनने के लिए कितना सेकंड चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कि इतना गिना जाता है कितने में? बोलो, 1 सेकंड में। तो इतना का मतलब क्या हो गया? 6022 से डिवाइड कर देंगे, 6022 से डिवाइड कर देंगे तो इतना सेकंड आ जाएगा ना, नंबर ऑफ सेकंड। नंबर ऑफ सेकंड का मतलब क्या? नंबर ऑफ काउंट डिवाइडेड बाय 1 सेकंड में कितनी चीज गिननी है, ये लिख दिया सर। समझ रहे? अब देख, 0 कितना बैठ गया? 1 के ऊपर, 1 के ऊपर 0 कितना बैठ गया? 1 2, यहां से गिन ले 20 जीरो, 10 की पावर 20, ये तो हुआ सेकंड, ये तो हुआ सेकंड। समझ रहे? 10 की पावर 20 क्या हुआ? सेकंड। अच्छा, मिनट बना दें इसको, 60 से डिवाइड कर देते, घंटा बना दें, 3600 से डिवाइड कर दें, 10 की पावर 20 बटा 3600 घंटा बेटा, आवर, है ना? अच्छा, इसको क्या हो गया बोलो? इसको क्या कर दें? 24 से डिवाइड कर दें तो दिन बन जाएगा। 10 की पावर 20 बटा 3600 घंटा गुना 24 घंटे का एक दिन, इतना डेज हो गया। अब क्या हुआ? अब ये क्या हुआ? ये आ गया डेज में, आ गया। अच्छा, फिर 365 से डिवाइड कर देते हैं। 10 की पावर 20 बटा क्या? 3600 गुना 24 गुना 365, सबसे डिवाइड कर दे। अब क्या आ गया? तो बोलेंगे सर साल हो गया, ईयर्स। समझ रहे हो? कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही कुछ आएगा, 10 12 डिजिट। गुणा भाग कर लेना।
ऐसा ही है कि नहीं, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना मल्टीप्लाई करने के बाद फिर भी तुम्हारे पास क्या बचेगा, लगभग 10 की पावर 10 तो बच ही जाएगा। अब जरा इसको सोच, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 10 अरब साल लग रहे बेटा, 10 अरब। 1 मोल रुपया तुम्हारे हाथ में रख दे तो तुम 10 अरब, और 10 अरब की तो कहानी भी नहीं है इंसान की, समझ रहे? इतना बड़ा नंबर होता है क्या, एवोगाड्रो नंबर। दिस इज सच ए लार्ज नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। अब ध्यान से सुन, क्या बोलते हो तुम, 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर। क्लियर, समझ रहे? अब सोचो तुम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना होगा 2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना है 2 ग्राम। अगर सिर्फ 2 ग्राम तुम्हें दे दिया जाए ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसके अंदर कितना मोल हो गया, 1 मोल। 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, सोच के देख, सिर्फ 2 ग्राम में इतने खरब मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल का मास मात्र 2 ग्राम। हम अगर सैंड पार्टिकल भी उठा के ले आए ना तो उसका भी 1 करोड़ का मास 2 ग्राम से ऊपर भाग जाएगा, और यहां खरब का खरब है। अरे 1 मुट्ठी लाएगा तो उसके अंदर कितना का करोड़ होगा, नहीं ना, लेकिन वो 2 ग्राम तो छोड़, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना सा भी सैंड बालू लेकर के आओगे उठा करके, उसका मास भी 2 ग्राम से ज्यादा होगा, उसमें कितने पार्टिकल हो जाएंगे, 1 लाख 2 लाख। और यहां क्या, खरबों का मास 2 ग्राम, इसका मतलब सोच वो पार्टिकल कितनी छोटी है, तभी तो बोलते हैं क्या, एटम का जो मास वो नेग्लिजिबल है। इतने छोटे पार्टिकल को क्रिएटर ने बना दिया, वो रब जिसने ये संसार रचा इतने छोटे पार्टिकल्स को भी बना दे रहा है। वही क्रिएटर जितने स्टार को बना दिया, इस यूनिवर्स को बना दिया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना रहा है, वो जब छोटा बनाने पे आया तो इतनी छोटी चीज भी बना दी जो आज हम और आप स्टडी करते हो, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। उसी ब्यूटी ऑफ नेचर को पढ़ने का नाम साइंस है बेटा, घोड़ा दौड़ाने का नाम साइंस नहीं। खैर ये सब तो बातें थोड़ी बहुत कर ली, कंसिस्टेंटली ऐसी बातें नहीं होंगी, बट शुरुआत में थोड़ा सा इंटरेस्ट बने हमारा सब्जेक्ट से, हमारा आपका, समझ पाओ हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। क्लियर, इसमें बहुत सारी बातें और कर सकते हैं। खैर सो दिस वाज जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द टर्म मोल, है ना। खैर तो अपना काम अब वापस आ जाओ फटाफट। क्या बोल रहे हैं, 1 मोल बराबर क्या, नंबर के हिसाब से एवोगाड्रो नंबर, मास के हिसाब से बोलो, मास के हिसाब से, एटॉमिक मास अगर एटम है तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, और अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम के हिसाब से क्या बोलोगे तुम, गैस है तो उसका वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। एक बार क्या बोलोगे तुम, 22.4 लीटर। डन। नंबर ऑफ मोल को एक्सप्रेस करते हैं एन से, क्या, एन से। फॉर्मूला याद होगा 9th का, मैं उसी फॉर्मूला को लिख दे रहा हूं। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल, अगर मास के टर्म्स में बात कर रहे हैं तब क्या बोलेंगे, गिवन मास, किसमें, इन ग्राम, डिवाइडेड बाय, एक लाइन में मोलर मास। क्या मतलब मोलर मास का मतलब क्या, 1 मोल का मास। अगर वो एटम है तो ऊपर लिखेंगे गिवन मास ऑफ एटम, तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास। अगर वो मॉलिक्यूल है तब क्या बोलेंगे, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल। नीचे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। वाई सर, 1 मोल के मास को ही तो बोल रहे हैं। क्लियर, ऊपर क्या ग्राम, नीचे क्या ग्राम पर मोल, ग्राम कैंसिल, मोल गया ऊपर, सो आंसर का यूनिट क्या आया, मोल। क्लियर, ओके, ठीक है। यही चीज का कैलकुलेशन जब वॉल्यूम दिया हो तब क्या बोलेंगे, गिवन, क्या, वॉल्यूम, किसमें, इन लीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम? Volume occupied by 1 mole of any gas at standard condition of temperature and pressure. And what is that standard condition of temperature and pressure? That is called NTP. हम पढ़ेंगे NTP, RTP, STP सब होता है। क्लियर, एट NTP क्या होता है वैल्यू, 22.4 ये लिखेंगे। क्लियर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ओके, अगला नंबर के टर्म्स में तब क्या बोल रहे, दिस कैन बी रिटन एज गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर।
एवोगाद्रो नंबर। ये तीन फॉर्मूला पे ही सवाल बनेंगे एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको ये आता होगा। नहीं आता होगा तो आप इसको देखो सीधा, इस पे हम लोग कैलकुलेट करके मोल निकालेंगे। मैं तीनों फॉर्मूला पे एक एक सवाल देता हूं आपको, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। पहला मान लो मैंने आपसे बोला आपके पास ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है और उसका मास 160 ग्राम दिया, मोल निकालो आराम से। नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास 160, मोलर मास 16, आंसर 10। क्या है? अरे बोले 160 ग्राम है ना, एटॉमिक मास तो ग्राम पर मोल है, आंसर क्या होगा 10 मोल। बोल यस और नो? ओके। अगला सवाल क्या? अब आपको हम बोल रहे हैं यही ऑक्सीजन है बट ये मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल, क्लियर। और अब बोल रहे हैं फिर से 160 ग्राम, मोल बताओ क्या करोगे तुम बेटा? बोलो क्या निकालोगे? मोल गिवन मास कितना? 160 डिवाइडेड बाय, बोलो मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास क्या? मोलर मास। मोलर मास किसका? मॉलिक्यूल का। क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। अब पहले 16 से डिवाइड किए, अब कैसे डिवाइड करोगे? 32 से। का है वही तो लिखे हैं मोलर मास। मॉलिक्यूल के मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, एटम के मोलर मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। ऑक्सीजन के लिए, एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास। डिवाइड कर दिया, 16 दूना 32, 16 160, आंसर कितना? 5। क्या बोलेगा? 5 मोल। गुड द पॉइंट। ऐसे सॉल्व करेंगे। जब मास के टर्म्स में बात होगी बेटा तो ऐसे निकाल लेंगे। इस पे 100 सवाल कर सकते हैं, तो छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होगा सब कुछ, क्लियर। कोई भी मॉलिक्यूल देगा उसका मॉलिक्यूलर मास तुम निकाल दोगे अगर तुम्हें एटॉमिक मास सबका याद है तब, ठीक है। ओके। अगला यूं है कि साहब आपको वॉल्यूम के टर्म्स में बात की, अभी हम आएंगे उसके डिटेल में, पहले सवाल सॉल्व कर। बोला क्या? वॉल्यूम के टर्म्स में सवाल ये दिया कि मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एनटीपी की कंडीशन मेंटेन है और उसमें बोला तुमसे नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस एनटीपी पे कितना? 112 लीटर। बोला मोल निकाल दो। कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम दे रखा है, फॉर्मूला वहां पता है। क्या बोलोगे तुम? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम दैट इज 112 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। क्या है वो? अरे क्या है? बोलेंगे सर लीटर पर मोल ही तो है, यूनिट। क्लियर। ऊपर का लीटर, नीचे का लीटर, क्या हो जाएगा? बोल गायब। क्लियर। मोल गया ऊपर, क्या बोलेगा तो? डेसिमल हटा, ऊपर क्या? 0 1 1 2 0, नीचे क्या? बोल 2 2 4, यूनिट क्या? मोल सर। डिवाइड कर 10, यहां डिवाइड कर 2 2 से डिवाइड कर, आंसर 5 सर, 5 मोल सर। बोल यस सर, नो? बोलेंगे यस सर। कुछ रखा है, स्पीड फ्लक्चुएशन देख रहे हो? अभी तो बड़ा होले होले बात कर रहे थे, अब तो एकदम फटाफट राजधानी बढ़ा दिए। तो क्या कर रहे हैं? जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, स्पीड बढ़ाना तो अपने हाथ में, एक्सेलरेटर तो अपने पास है, तुम्हारे पास है। तुम समझने लगोगे, हम धड़ाधड़ स्पीड बढ़ा देंगे। जो चैप्टर 10 दिन में खत्म हो सकता है उसको हम 2 दिन में खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले सीखो, रिदम तो बनाओ, तुम्हें कॉन्फिडेंस तो आए, तुम्हें भरोसा तो आए कि वाकई जो लिखा है जुनून, इसका मतलब वाकई जुनून है। मजाक में नहीं लिखे हैं, ऐसा नहीं कि बस भोकाली काटने के लिए लिख दे जुनून, बड़ा भयंकर सा नाम आ गया। नहीं, रियल में जुनून पैदा नहीं कर दिया मैंने तुम्हारे केमिस्ट्री में जुनून पैदा नहीं कर दिया। खैर छोड़ो, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही? कैसे सॉल्व करेंगे समझ में आ रहा है? दिस इज मास, वॉल्यूम, नंबर। पक्का? अगला नंबर पे सवाल उठा दे, तब क्या बोलोगे? देखो करेंगे हम और आप मिलके इंशाल्लाह, बहुत कुछ डेवलप कर देंगे सर, घबराने की बात नहीं है, बस मेहनत करते रहो। अभी भी लेट नहीं हुआ है, समय बहुत है, मेहनत की ज़रूरत है बस। नंबर के टर्म्स में सर क्या बोला? मान लो कोई भी पार्टिकल दे दिया आपको, हीलियम एटम बोला उसने। क्या बोला? हीलियम एटम प्रेजेंट है कहाँ? किसी कंटेनर में। कितना? लेट वी है 1.2044 गुना 10 की पावर 25। इतना एटम है। तुमसे बोला कैलकुलेट मोल, कोई दिक्कत नहीं, एटम दे दिया, बस फॉर्मूला लगा दे। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या? बोलो 1.2044 गुना 10 की पावर क्या? 25। डिवाइड कैसे करोगे? 6.022 10 की पावर 23, यही ना। हम डेसिमल सॉल्व करने के लिए बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स लगाते हैं, बिल्कुल बचपन वाला। यहाँ का डेसिमल गिन ली 3 डिजिट,
ऊपर 0 लिख दिया 3 बार, यहाँ का डेसिमल गिन ले 4 डिजिट, नीचे लिख दिया 1 2 3 4, खत्म। ये डेसिमल साफ, इसको डिवाइड कर 2 बार में कट रहा है, इसको 1 2 3 खत्म, इसको डिवाइड किया तो 100 हुआ, और यहां से एक और 0 उड़ा दिया तो गया। आंसर कितना आया 20, खत्म। कहीं मिसप्रिंटिंग होगा तो चेक कर लेना। क्लियर? मेथड सीखो, कैलकुलेशन तुम्हारा काम है। समझ में आ रही है बात? कैसे काम कर रहे हैं तीनों फॉर्मूला से? तीनों फॉर्मूला रिवाइज हुआ? अरे बोलो हुआ? बिल्कुल हो गया सर। अब मैंने बोला था क्या वॉल्यूम कैसे आया, उसके ऊपर जरा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट अस सी दैट। देख बेटा ध्यान से आप चूंकि ड्रॉपर हैं, तो ड्रॉपर हैं तो आपने गैसियस स्टेट पढ़ा होगा, है कि नहीं? मान लो वो बच्चा देख रहा जो ड्रॉपर नहीं है, 12th का भी नहीं है, 11th का भी नहीं है, कोई बात नहीं, तुम 10th के ही सही, हम तुम 10th को भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या सर? एक इक्वेशन होता PV इक्वल टू NRT। क्या होता है? PV इक्वल टू NRT। क्या होता है PV इक्वल टू NRT? इक्वेशन, नाम आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट इज P? P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V stands for volume, N stands for mole, R stands for universal gas constant and T stands for temperature. Clear? अब अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन कहलाती NTP। क्या कहलाती? बोलो क्या कहलाती? NTP। पहली कंडीशन NTP। क्लियर? इसका फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP। क्लियर? अच्छा ध्यान से सुनना, हम क्या निकालने जा रहे? मोल बराबर PV अपॉन RT। P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम। क्लियर? बोलो R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर। अच्छा चलो हम N नहीं V निकाल देते हैं सर, V। तो V कैसे निकलेगा? बोलो V कैसे निकलेगा? बोलिए कितने का? NRT बटा P। N क्या है? मोल। हम 1 मोल का निकालने वाले। कितने का? अभी तो बोले थे 1 मोल का 22.4 लीटर ही तो निकाले थे। तो नीचे सर ये 22.4 कहां से लाए? यहां से लाए। 22.4 से डिवाइड किया था ना, तो कहां से लाए? यहां से। देखो जरा, मोल, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। क्या बोल रहे? वो कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जब टेम्परेचर की वैल्यू हो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15, और जब प्रेशर की वैल्यू हो 1 atm तब उसको बोलते हैं NTP। क्लियर? अब बोला NTP पे 1 मोल का वॉल्यूम निकालना है तुम्हें। लिखो बेटा, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? 1 मोल बोला है तो मोल की जगह तुम क्या लिखोगे? 1 मोल, है ना? छोड़ो R को तुम अभी रहने दो। टेम्परेचर की जगह क्या पुट करोगे? वैल्यू देख, 273.15 केल्विन। अच्छा नीचे प्रेशर है, प्रेशर की जगह क्या है? 1 atm, है ना? अब ध्यान से सुनो, R की वैल्यूज होती हैं, R की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। R की एक वैल्यू क्या होती है? 0.0821। कब? जब यूनिट हो लीटर, atm पर केल्विन पर मोल। इसी R की वैल्यू होती है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर, बोले रे, मोल। इसी की स्टैंडर्ड एक और यूनिट होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और इसी की वैल्यू होती है 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये सब वैल्यूज हैं किसकी? R की। हमें क्या चाहिए? पहला वाला। क्यों चाहिए पहला ही वाला? जरा देख, वहां लीटर, एटीएम, केल्विन, मोल है। देख गया, मोल है, एटीएम है, केल्विन है। वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में। कौन सा यूनिट इस्तेमाल करें? ऊपर वाला। लिख दे ऊपर वाला। क्या वैल्यू है? 0.0821 वैल्यू, यूनिट लिख, लीटर, एटीएम पर केल्विन पर मोल। यही ना? अब जो जहां से कट रहा काट दो। कौन कौन सा कट रहा बेटा? मोल से मोल इनवर्स गया, केल्विन से केल्विन इनवर्स गया, और नीचे एटीएम से ऊपर वाला एटीएम गया। बचा क्या? वॉल्यूम। किसमें? लीटर में। वैल्यू पुट कर दो। क्या? 1 गुना 0.0821 गुना 273.15 डिवाइडेड बाय 1। यूनिट क्या? लीटर। चेक कर आंसर, दैट विल बी 22.4 लीटर। सॉल्व कर दो, क्या आएगा? 22.4। यहां से आता है क्या? 22.4 लीटर। किसका? 1 मोल का वॉल्यूम। कब? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंडीशन? NTP। अब हम तुम्हें फर्क बताएंगे, एक होता है NTP, एक होता है STP, और दोनों को
कैलकुलेशन वाइज दोनों को लगभग बराबर मान लेते हैं, जबकि होता नहीं है। ये 22.4 आया ना, वो आता है 22.7, लेकिन लोग दोनों को 22.4 मान करके ही सॉल्व कर देते हैं। एनटीपी बोले एसटीपी बोले सब में 22.4 ही वैल्यू ले लेते हैं, बट होता नहीं है, दोनों अलग अलग है। एनटीपी में टेम्परेचर 0 डिग्री, प्रेशर 1 atm, एसटीपी में टेम्परेचर 0 ही डिग्री बट प्रेशर 1 बार। और जब तुम बार लोगे तब क्या आएगा, 0.083 ना कि 0.0821। तो यहां वैल्यू क्या पुट करोगे, 0.083। जैसे ये 3 बढ़ाओगे तो ये 22.4 से 22.7 पहुंच जाता है। क्लियर। तीसरी चीज होती है क्या, आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर किसको बोलते हैं, वो रूम जहां लेबोरेटरी, वो लेबोरेटरी वाला रूम जहां एक्सपेरिमेंट चलता है। कहां, कोई भी केमिस्ट्री के लैब जाकर के देखो, जैसे तुम जाओगे तो ठंडा महसूस होगा अगर गर्म से गए हो तो, क्या है, क्योंकि एसी चल रहा होता है। क्यों एसी चलता है रे, बिकॉज वहां रिएक्शन चल रहे हैं। तो क्या हुआ सर, बिकॉज रिएक्शन अगर चल रहा है, अगर गर्मी ज्यादा बढ़ा दिए, टेम्परेचर अगर ज्यादा कम कर दिए तो रिएक्शन का नेचर बदल जाएगा। दवाई देखो, दवाई में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, प्लीज प्लेस इन क्या, डार्क एंड कूल प्लेस लिखा होता है ना, काय को, बिकॉज अगर उसको हाई टेम्परेचर मिल गया दवा बन जाएगा जहर। पिए तो तुम दवा और तुम लुढ़क गए, काय लुढ़क गए हो, तो पहले बोला था क्या फ्रिज में रखो, समझ रहे। दूसरा क्या बोला, डार्क में रखो। अच्छा, शीशे वो जो बोतल देखते हो तुम, बोतल क्या रहता है, कहीं कहीं पे क्या रहता है ट्रांसपेरेंट, और कहीं कहीं पे रहता है ब्राउन कलर का, दिखता ही नहीं अंदर क्या है, काय को, सूरज की रोशनी नहीं आए। क्यों, उसके अंदर जो केमिकल है ना वो इतना रिएक्टिव है कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन कर जाएगा तो अपना प्रॉपर्टी ही खो देगा या प्रॉपर्टी भयानक बना देगा जिससे तुम मर भी सकते हो। क्लियर है, ठीक। तो जब जहां जिस लैब में रिएक्शंस चल रहे हैं वो अगर टेम्परेचर सेंसिटिव है तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिजल्ट देगा। इसीलिए पूरी दुनिया का एक फिक्स टेम्परेचर किया गया ताकि हिंदुस्तान में जो रिजल्ट आए वही अमेरिका में रिजल्ट आए। उसके लिए एक यूनिफाई किया गया, दैट इज कॉल्ड आरटीपी। और वो टेम्परेचर कितना है, अब ध्यान से सुन। वो सर आपने अपनी मर्जी है ना, कोई भी टेम्परेचर ले लें, बिल्कुल। अब ध्यान से सुन, एक आदमी कब कंफर्टेबल रहता है, नॉर्मल जोन ऑफ टेम्परेचर में उसको क्या लिया गया, 25 डिग्री। क्या लिया गया, 25 डिग्री। उसी का अगर 50 डिग्री कर देते तो तबाही मच जाती, हमारी बॉडी झेल ही नहीं पाती। और उसी को अगर हम 10 डिग्री कर देते तो अकड़ जाते हम, है कि नहीं। इसलिए कौन सा टेम्परेचर चुना गया, वो जिसमें आदमी कंफर्टेबल है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। इसको कहते हैं आरटीपी। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या, 25 डिग्री, और प्रेशर का मतलब 1 atm। 1 atm एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है दैट इज कॉल्ड 1 atm का प्रेशर। समझ में आ रही है बात, क्लियर। तो जब तुम रखोगे टेम्परेचर बराबर 25 डिग्री, 25 का मतलब 298 पहुंच जाएगा, और प्रेशर तो 1 atm ही है, तब इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 24 पॉइंट समथिंग। तो ये है एनटीपी, एसटीपी, आरटीपी। मैंने क्या बोला, एनटीपी पे 22.4, एसटीपी पे 22.7 और आरटीपी पे लगभग 25 के आसपास। हमें आरटीपी का कोई काम नहीं है, कभी सवाल नहीं आता, इंफॉर्मेशन था बता दिया, क्लियर। एसटीपी और एनटीपी अलग अलग है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, हर जगह सवाल एनटीपी बोले एसटीपी बोले 22.4 ही लगाना है, बराबर मान करके सॉल्व करते हैं। डन। कहां से आया था वो 22.4, समझ में आ गया। सो अपना फॉर्मूले का काम हो गया बेटा खत्म। किसका, मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला यही हो गया खत्म। डन। आगे आप इस पे क्वेश्चन जो भी डाउट है आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जो अपना है डाउट्स वाला जो पैनल है, उस डाउट वाले पैनल पे आप अपने क्वेश्चंस, कोई भी आपको डाउट आता है रख लीजिएगा, है कि नहीं। कोई भी डाउट आप शेयर कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। एक रिक्वेस्ट आपसे करनी ये थे, एक हम्बल रिक्वेस्ट था आपका, क्या कि देखो अपने पास तो देसी मामला है, बहुत ज़्यादा पैसा कौड़ी तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होगा। सो देसी मामला है, इस देसी मामले में क्या दिक्कत आएगी कि अभी तो छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं। जब लंबा लंबा सवाल लिखना पड़ेगा, तो जब लंबा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा, तो पता चला 5 लाइन का सवाल है या 3 लाइन का सवाल है, 3 लाइन लिखते लिखते अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। ये सब बातें हम पहले लेक्चर में इसीलिए कर ले रहे हैं सब कुछ, कि अब हमारे पास वक्त नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल बातें करें, सब कुछ सुन लो। बहुत ज़्यादा सवाल लिखा तो टाइम कंज्यूम होगा, तो वीडियो का साइज़ बड़ा होगा और आपका भी टाइम स्टडी का बढ़ जाएगा, जो आपको परेशान करेगा, फेडअप करेगा, क्लियर। तो सर अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो बोर्ड पे ही सवाल दिख जाता, वो तो चांस है नहीं। तो या तो हम बार बार पॉज करें वीडियो को, क्वेश्चन लिखें, पॉज करें और यहाँ आ जाएं, फिर सवाल सॉल्व करें, उससे हम भी परेशान हो जाएंगे और बार बार पॉज की वजह से आप भी परेशान हो जाएगा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मामला, क्लियर। उसके लिए एक उपाय है, क्या, मान लो अगर हम लोग ऑफलाइन बैच में होते तो मैं आपको असाइनमेंट दे देता, एक शीट, आप घर जाते शीट लेकर के, या क्लास में आते, मान लो हम क्लास में ही सॉल्व करवा रहे हैं, मैंने बोला उस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 खोल,
तो क्या हमें बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत होती? नहीं होती। अब शीट खोलते, मेरे हाथ में शीट था, हम पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो, दोनों सेम सवाल पढ़ रहे हैं, तो हम भी समझ गए, तुम भी समझ गए, फिर कितनी आसानी से इंटरैक्ट कर पाते। सीधा हम सॉल्यूशन छाप देते, तुम समझ जाते। बोले यार सर नो, हाँ सर ऐसा तो हो सकता था। तो अगर हम कोई ऐसी किताब उठा लें, कोई ऐसी किताब उठा लें जिसमें दोनों में कॉमन बातें हों। अच्छा, हम करने क्या जा रहे हैं? नीट की तैयारी करने क्या जा रहे हैं? नीट की तैयारी। तो एक्सक्लूसिवली नीट की ही बातें हो तो और अच्छी बात है, नीट का प्रीवियस ईयर हो जाए तो और अच्छी बात है। कोई भी किताब ऐसा हो जाए जिसमें नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अब इसमें भी रैंडमनेस है, किसी के पास सिंगेज है, किसी के पास एमटीजी है, किसी के पास भारती भवन है, किसी के पास दिशा है, अलग अलग चीज़ें। जैसे मेरे पास दिशा है, तो पता चला हम पढ़ा रहे हैं दिशा से, तुम ढूंढ रहे हो भारती भवन से, वो सवाल ही नहीं मिल रहा, तो फिर एक दिक्कत हो जाएगी। तो एक छोटा सा बजट आपको अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। मतलब मेरा पर्सनल है कि केमिस्ट्री में ऐसा कर लो, फिजिक्स वाले सर चाहें तो उनके साथ भी कर लेना, बायो वाले चाहें तो उनके साथ भी कर लेना, या उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्वेश्चन की तो अलग बात है, हमें ज़रूरत पड़ने वाली क्वेश्चंस की। तो मेरा एक सजेशन था आपसे कि आप ऐसा कोशिश करो कि एक किताब खरीद लो 200-250-300 की। वो किधर है सुमो, किताब किधर है, लेकर के आना, वो जो थी प्रीवियस ईयर बुक। एक मिनट मैं लाता हूँ। हाँ जी सर, ये सर, ये एक किताब है मेरे पास जिसमें नीट के क्वेश्चंस हैं, एनटीए नीट, ऐसा, दिशा पब्लिकेशन की। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि ये किताब सबके, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ किताब की, बस एक कंफर्टेबिलिटी ला रहा हूँ कि मेरे पास भी ये किताब है, तुम्हारे पास भी अगर यही किताब है, क्लियर। तो इससे आसानी क्या होगी कि हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 खोलो तो तुम खोल लोगे, और 35 हम जितने देर में तुम्हें कहेंगे डिक्टेट करो, पढ़ो, हम भी पढ़ लिए, तुम भी पढ़ लिए, अब लिखना चालू किया, क्या सवाल, हमने सवाल लिखना शुरू किया, आप क्या कर लोगे साहब, वो समझ लोगे, फिर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर, टाइम अपना बचेगा। ठीक, तो आपसे एक बस रिक्वेस्ट है कि इस किताब को खरीद लो, अगर किसी के पास है तो उससे ले लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक, सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड जो भी है, बस ये लेना। इस साल इसने अच्छा काम क्या किया है कि इसमें चैप्टर वाइज तो है ही, ये चैप्टर वाइज तो किताब है ही, इसमें एक और अच्छा काम किया, आपका यहाँ से भी फायदा मिल सकता है, कोई असाइनमेंट छूने की जरूरत नहीं, सिर्फ नीट का प्रीवियस ईयर का पैकेज पढ़ा भी। ठीक, यहाँ से देख क्या है यहाँ पे जैसे इन्होंने टॉपिक वाइज सवाल दे दिया है कि साहब ये सिग्निफिकेंट फिगर है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, मोल कॉन्सेप्ट है। अगला उन्होंने उठा दिया क्या, ये क्या, परसेंटेज कंपोजिशन इंपेरिकल फॉर्मूला। अगली बार क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, और इसी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मतलब 2-3 टॉपिक, 4 टॉपिक के अंदर पूरा चैप्टर खत्म। तो इससे आसानी आपको भी होगी, हमें भी होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि जो हम पढ़ते जा रहे हैं इसका मतलब उससे हमारा नीट का सवाल भी सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। अगर हमसे सवाल हो जा रहा है इसका मतलब हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 100% इसी को फॉलो करूंगा, कुछ क्वेश्चंस अपने कराऊंगा, पहले 2-4 क्वेश्चन अपने करा देंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहां से जब उठाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार हम तो सॉल्व कर ही ले रहे हैं, तो अपना काम बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत ज्यादा नहीं, 200-300 रुपए की किताब आती है। क्लियर। खैर अपने मुद्दे पे आ जाओ वापस। तो क्या कर चुके हम लोग कर चुके कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल, मास से, वॉल्यूम से, नंबर से। क्लियर, कोई दिक्कत? अब आओ, अब लिखो अपना टॉपिक, दैट इज यूज ऑफ मोल इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। अब लिखिएगा अपना स्टोइचियोमेट्री। अगला टॉपिक लिखिएगा स्टोइचियोमेट्री, लिखिएगा फटाफट। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, लिखिए जल्दी से, मैं भी लिखता हूं आपके साथ। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with calculation of amount of reactant or product during एनी केमिकल रिएक्शन। क्लियर। स्टोइचियोमेट्री में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनफैक्ट हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कितना रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये कैसे पता करेंगे। बस सिंपल। मतलब तुम ये भी बोल सकते हो सर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। हाँ, यही करने जा रहे हैं।
क्लियर। सी सबसे पहली बात, 10th क्लास में आपने पढ़ा एक चीज, क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन होता है एक चीज। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? जब दो सब्सटेंस को मिलाएं और तीसरा बन जाए, या एक ही सब्सटेंस को हीट वीट कर दें तो कुछ अलग बन जाए, एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस बन जाए, उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। उसी रिएक्शन का सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन पेन पेपर पे इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? मान लो सिंपलेस्ट इक्वेशन लिखा मैंने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी, क्या बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो बेटा क्या बन गया? बोलो, पानी बन गया। इससे क्या सीखे तुम? इस इक्वेशन से तुम क्या सीखे कि सर हाइड्रोजन, बोलो, यहां से क्या सीखे? दो इंफॉर्मेशन। हर केमिकल इक्वेशन दो इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। क्लियर? क्वालिटेटिव का मतलब क्या? कौन सी चीज आपस में रिएक्ट कर रही, क्या बन रहा। क्वालिटेटिव का मतलब क्या? कितना रिएक्टेंट लिए कितना प्रोडक्ट बन गया। दो, ध्यान से सुनिएगा। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हर हाल में सही मिलेगा, वेदर द रिएक्शन इज रिटन बैलेंस्ड और डिसबैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बट फिर भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन तो दे ही रहा है। क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो पानी बनेगा। बोलो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो पानी बनेगा। ये बात तो यहां से भी पता, वहां से भी पता। बैलेंस मतलब बैलेंस लिखो या अनबैलेंस लिखो, ठीक। बट क्या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ये सही दे रहा है? इसके अकॉर्डिंग ये जो साइड में होता है वो क्या होता है? मोल स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोल। तो यहाँ क्या है? 1, यहाँ भी क्या है? 1, वहां भी क्या है? 1। तो ये क्या बोल रहा है? ये इसने ये बोला कि सर इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका क्या बनेगा? 1 मोल। मान लो अगर हम ऐसा मान लें, कि सच में ऐसा है तो क्या है? 1 मोल, और ये भी क्या? 1 मोल, और ये भी क्या? 1 मोल। इसके अकॉर्डिंग इसके 1 मोल का मास 2 ग्राम, इसके 1 मोल का मास 32 ग्राम, इसके 1 मोल का मास 18 ग्राम। अब तुम जरा ध्यान से देखो, इन दोनों का सम कर दिए, 2 + 32 बराबर क्या होना चाहिए? 34। क्या यहाँ 34 है? बोलेंगे नहीं है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो रिएक्शन फॉलो नहीं करे उसे हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? कोई भी केमिकल इक्वेशन सही तब माना जाएगा जब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। क्लियर? इसीलिए इक्वेशन का बैलेंस होना लाजिम है। पहला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, फॉर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन द इक्वेशन must be balanced। क्लियर? इक्वेशन क्या होना जरूरी है? बैलेंस। अगर बैलेंस होगा तभी। बैलेंस इक्वेशन किसको बोल रहे हैं? बैलेंस इक्वेशन किसको बोल रहे हैं? उस इक्वेशन को जिसमें सारे एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर हो जाएं, उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर वो बैलेंस है तो वो क्या करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, तभी उसको हम सही इंफॉर्मेशन मानेंगे। अब देखो ध्यान से, इसी इक्वेशन को हम लोग कर देंगे बैलेंस। बैलेंस करने का तरीका 2 होगा, दोनों में से जैसे कर लो, दोनों बराबर है। ध्यान से देखना, पहली बार लिख रहे हैं हम, क्या हमने पहली बार लिखा? इसी इक्वेशन को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी बन गया। ऑक्सीजन कितना? 2, यहां कर दिए 2। हाइड्रोजन हो गया 4, यहां कर दिए 2, हो गया 4। बैलेंस। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन दिया है? इसके जो साइड में, इसको क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है? मोल। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? 2 मोल। ये क्या बोल रहा है? 1 मोल। ये क्या बोल रहा है? 2 मोल। डन। इसका मोलर मास कितना है? 2। तो 1 मोल का मास 2 ग्राम, तो 2 का कितना? 4 ग्राम। इसके 1 मोल का मास, जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 ग्राम। इसके 2 मोल का मास, 1 मोल का मास 18 ग्राम, अरे H2O है, 18 ग्राम, और 2 मोल है तो कितना हो गया? 36 ग्राम। जरा जोड़ बेटा, 4 + 32 कितना हुआ? 36। क्या इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया? बिल्कुल। जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही प्रोडक्ट का मास है। इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या? बैलेंस। यस और नो? यस सर। इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। लेट इट इज हाइड्रोजन प्लस क्या? ऑक्सीजन, गिविंग क्या? H2O। बोलिए सर नो? यस सर। नाउ यहां ऑक्सीजन कितना? 1। यहां कितना है? 2। अगर हम इसको आधा कर दें तो क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम सर। हाइड्रोजन कितना? 2। हाइड्रोजन कितना? 2। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? बिल्कुल। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस? बिल्कुल। तरीका अलग है।
तरीका अलग है। अब देखो वहां क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखते हैं क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? यहां का कोफिशिएंट कितना 1, तो क्या लिखेंगे 1 मोल। यहां का कोफिशिएंट कितना हाफ, तो क्या लिखेंगे हाफ मोल। इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो क्या बोलेंगे 1 मोल। अच्छा, इसके 1 मोल का मास कितना ग्राम, 2 ग्राम। इसके आधे मोल का मास 1 का 32, तो आधे का कितना 16, जोड़ दे। इसका मास कितना 1 मोल का, 2 का कितना 36, 1 का कितना 18, जोड़ो जरा, जोड़ दिए। 2 + 16 बराबर क्या 18। सर ये भी इक्वेशन सही है और ये भी इक्वेशन सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन जैसे भी बैलेंस हो, बैलेंस होना चाहिए। चाहे ऐसे कर दो, चाहे वैसे कर दो, हर हाल में इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा, सही। चाहे तुम यहां लगा लो, चाहे तुम यहां लगा लो, वो क्या देगा, इंफॉर्मेशन क्या देगा, बोलो। इंफॉर्मेशन क्या देगा, हमेशा हमेशा सही इंफॉर्मेशन देगा। इतनी बात समझ में आई? कौन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब हम लोग पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, इक्विवेलेंट मास और मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, तब ये बैलेंसिंग से मुक्ति मिल जाएगी। बट अभी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आओ, अब आओ कि सर ये तो बात हुई, अब ये समझो कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे सवाल आएंगे। देखते हैं सर सवाल कैसे आएंगे, वो देखो ध्यान से। यही चीज मैं फिर लिख देता हूं। क्या अभी लिखा आपने, क्या लिखा कि सर हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, रिएक्शन किया, पानी बना। डन। आपसे सवाल कहेगा, क्या कहेगा कि बोलो हाइड्रोजन का अगर 5 मोल ले लें, इसका कितना मोल चाहिए रिएक्शन करने के लिए, और इसका कितना मोल बनेगा, इसका कितना मोल बनेगा। इसी सवाल को बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। क्या बोलेगा वर्ड में, कैलकुलेट total number of moles of oxygen required for the complete combustion of 5 mole of hydrogen, and also calculate the number of moles of water formed after the reaction। ये हो गया सवाल, क्लियर। सवाल इज दिस, ठीक। अब देखो, सबसे पहली बात, स्टेप्स फॉलोड। सबसे पहला काम क्या करना है, अगर तुम्हें डायरेक्ट मोल दे दिया तो वेल एंड गुड। मान लो इस मोल के बजाय वो ये भी तो बोल सकता था कि 10 ग्राम हाइड्रोजन, वही बात हो गई। मास दे, वॉल्यूम दे, नंबर दे, कुछ भी दे, कुछ भी दे, उस तीनों को पहला स्टेप क्या बेटा, पहला स्टेप क्या है, मास दे, वॉल्यूम दे, नंबर दे, उन तीनों में से कुछ भी दे, उनको कन्वर्ट कर दो कहां, मोल में। पहला स्टेप। अगर मोल दे दिया वेल एंड गुड, जो दिया हुआ है उसका मोल होना चाहिए, दे दिया। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। यूनिटरी मेथड लगाना है, जो पूछा इन दोनों पे यूनिटरी मेथड लगा दो, ठीक। अच्छा एक मिनट, सॉरी, इन सबसे पहला स्टेप था, इन सबसे पहला स्टेप, या इसी को हम दूसरा स्टेप बना दे रहे। पहला काम ये कर लिए, वेरी गुड। दूसरा काम सबसे पहले क्या, बैलेंस द इक्वेशन, ठीक। क्या इक्वेशन बैलेंस है, नहीं, तो कर दो बैलेंस। कैसे करें, अभी बोला था जैसे कर दो, ठीक है। हमने ले लिया 2, यहां ले लिया 2, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंसिंग, हो गया, मोल निकला ही हुआ। तीसरा स्टेप क्या बोला जा रहा है, अब क्या बोला, क्या करना है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, क्या मतलब, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है। क्या बोलोगे यूनिटरी से, यूनिटरी से क्या बोल रहे हाइड्रोजन के, अब आराम से इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन क्या बोल रहा है, इक्वेशन 2 इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहला क्वालिटेटिव, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिएक्शन करके पानी बनाता है। दूसरा क्या, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो वहां 2 मोल बनेगा, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आया, हाइड्रोजन का 2 मोल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के 1 मोल से, 1 मोल से। हाइड्रोजन का 2 मोल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के 1 मोल से, तो बेटा इसका 1 मोल कितने से रिएक्शन करेगा, तो आधे से। तो सर 5 मोल कितने से रिएक्शन करेगा, तो 5/2 से। क्या तुम ये निकाल लिए, ये 5/2 निकाल लिए, क्लियर। इसको बोलते हैं क्या, यूनिटरी मेथड। सेम चीज अप्लाई कर इन दोनों के बीच में। क्या बोलोगे तुम, हाइड्रोजन उससे पानी, क्या बोल रहे, 2 से कितना बन रहा, 2, 1 से कितना बनेगा, 1, तो यहां कितना है 5, तो 5 से कितना बनेगा, 5 बन गया। इसका कितना मोल, 5। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। अब ध्यान से सुन, बहुत सी जनता ऐसी भी महान होती है जिसको यूनिटरी भी नहीं आता, ये 6, 7, 8 क्लास का काम है, कोई बात नहीं आता। दूसरा शॉर्टकट सुन, देखो ध्यान से, जो निकाले हो ना तुम, जिसका मोल निकाल रहे हो उसके लिए शॉर्टकट,
जिसका मोल निकाल रहे हो बराबर बराबर, ध्यान से सुनना, कैसे निकालेंगे? क्या लिखोगे सबसे ऊपर? कॉफिशिएंट। क्या लिखोगे? कॉफिशिएंट। किसका? स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। किसका? जिसका निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसका कॉफिशिएंट ऊपर। दूसरा कॉफिशिएंट किसका? कॉफिशिएंट किसका? जिससे निकाल रहे, मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ मोल। किसके नंबर ऑफ मोल से? जिससे तुम निकाल रहे हो, जिससे निकाल रहे हो उसका नंबर ऑफ मोल। ये हो गया शॉर्टकट फॉर्मूला। देख जरा, अप्लाई कर, तो अप्लाई कर, इसमें अप्लाई कर। क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या लिखे हो? यहां नहीं कुछ लिखा है तो क्या लिखा बेटा? 1। बिल्कुल सर, लगा फॉर्मूला। कॉफिशिएंट जिसका निकाल रहे हैं 1, जिससे निकाल रहे हैं हाइड्रोजन से निकाल रहे हैं 2, गुना जितने से निकाल रहे हैं 5, मल्टीप्लाई कर दिया 5/2। ये तो आंसर है। अरे नहीं है क्या? है सर। अगला इसका निकाले सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी निकाले, है ना? जिसका निकाल रहे हैं बराबर क्या? जिसका निकाल रहे हैं उसका कॉफिशिएंट ऊपर 2 डिवाइडेड बाय जिससे निकाल रहे हैं उसका कॉफिशिएंट नीचे 2, गुना जितने से निकाल रहे हैं 5। 2 2 कट गया, आंसर क्या? 5। बोला है कि नहीं आया? सो एक शॉर्टकट है, चाहो तो इसको इस्तेमाल कर लेना। यूनिटरी आता है तो कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। यूनिटरी में भी इनफैक्ट ये शॉर्टकट ही है। ये सर नो, ये तुम क्या लिखे हो? ये तुम क्या लिखे हो? ये क्या है? 1/2 गुना 5, यही तो है यहाँ। देख, यहाँ भी क्या है? यहाँ भी क्या है? बोलो, 2/2 गुना 5, यही तो है। शॉर्टकट पहचाना जाता है, बनाया नहीं जाता। वो इक्वेशन के दौरान ही खुद होता है कहीं ना कहीं मौजूद, बस पहचान लो, बन गया शॉर्टकट। असल चीज़ होती है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से रिजल्ट निकलता है, शॉर्टकट से नहीं। हाँ, नो डाउट शॉर्टकट सीखा जाएगा कब? कॉन्सेप्ट के बाद। शॉर्टकट आपके टाइम को बचा लेगा, बट कॉन्सेप्ट ही अगर आप नहीं जान रहे हो तो शॉर्टकट पे रिलाई नहीं करना है, वो आपको धोखा भी दे देगा। खैर, कहने का मतलब ऐसा था स्टोइचियोमेट्री। ये था अपना स्टोइचियोमेट्री। तो खैर, पहला लेक्चर मैंने बहुत ही हल्का फुल्का रखा है, इसलिए बातें कुछ ज़्यादा की हैं आपसे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस पहले बने। एक बार कॉन्फिडेंस बन जाएगा, देखो कोई भी चीज़ काम तब करती है जब उस पर भरोसा होता है। अगर तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि हम मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा, तो तुम मेहनत करोगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमें एफर्ट लगाना है, शुरुआत करना, अपना मूड बनाना, पढ़ाई करना है। ठीक, तो सीधा मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह होगी पूरी की पूरी पढ़ाई। ठीक, अभी आज के लेक्चर में 2 ही टॉपिक डिस्कस किया, मोल और स्टोइचियोमेट्री। अगले लेक्चर में मिलते हैं लिमिटिंग और एक्सेसिव रिएजेंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।